हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा एकेडमी से। और अपनी इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूं क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्युत्क्रमणीय फलन इन्वर्टिबल फंक्शन को। एक दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय कब होता है, वह इन्वर्टिबल कब होता है, हम उस दिए गए फलन का प्रतिलोम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात कर सकते हैं और कब ज्ञात कर सकते हैं, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और सारा का सारा प्रोसीजर व्युत्क्रम ज्ञात करने का स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय कब कहलाता है, वह इन्वर्टिबल कब होता है। मान के चलिए एक फलन x से y पर परिभाषित किया गया है, वह व्युत्क्रमणीय होगा। कब होगा? यदि वहाँ एक दूसरे फलन g जो कि y से x पर परिभाषित हो, y से x पर परिभाषित हो, क्योंकि हमें व्युत्क्रम के लिए चाहिए होता है कि जो f का प्रांत था वह सहप्रांत का काम करे और जो भी उसका सहप्रांत था वह उसके प्रांत का काम करे। तो f x टू y के लिए व्युत्क्रमणीय फलन g y टू x एक फलन ऐसा अस्तित्व में होना चाहिए, इस तरीके से वहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए कि यदि हम गॉफ निकाल करके बता रहे हैं, इन दोनों फलनों का संयोजन निकाल रहे हैं, गॉफ निकाल करके बता रहे हैं, तो उसका मान एक तत्समक फलन ही आ रहा है। साथ ही यदि हम फॉग निकाल करके बता रहे हैं तो उसका मान भी एक तत्समक फलन आ रहा है आई वाई। तो गॉफ बराबर आई एक्स होना चाहिए और फॉग बराबर आई वाई होना चाहिए। यहाँ आई एक्स और आई वाई क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम संयोजन निकालेंगे जी ओ एफ का, इसका मतलब है पहले हमें फलन एफ प्रत्यारोपित करना है और उसके ऊपर जी को प्रत्यारोपित करना है। अब जो जी फलन है वह हमें देता है वाई से एक्स के अवयव, इसका मतलब है जो भी हमें आंसर मिलेगा वह एक्स के समुच्चयों में से ही मिलेगा। साथ ही यदि हम बात करें फॉग की, तो सबसे पहले जी हमें पहुंचाएंगे y से x पर, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर फलन f प्रत्यारोपित करेंगे तो वह हमें x से y पर पहुंचाएंगे। इसका मतलब है फॉग के आंसर में जो भी अवयव होंगे वह समुच्चय y के ही होंगे, इसलिए यहाँ प्रदर्शित किया गया है फॉग बराबर आई वाई। यदि ऐसा कोई फलन हमें मिल जाता है कि गॉफ बराबर आई एक्स हो और फॉग बराबर आई वाई हो, तो हमें यह जो फलन g प्राप्त होगा इसी को ही हम कहेंगे f का प्रतिलोम। g बराबर होगा f का प्रतिलोम और हम g को कह सकते हैं g बराबर होगा f इनवर्स के। अतः एक फलन व्युत्क्रमणीय होगा यदि वहाँ एक दूसरे फलन का इस तरीके से अस्तित्व है कि गॉफ बराबर आई एक्स हो और फॉग बराबर आई वाई हो, तब वह दूसरा फलन g पहले फलन का प्रतिलोम कहा जाएगा, अर्थात g बराबर होगा f इनवर्स के। यदि हम इसे दूसरे डेफिनेशन में पढ़ें, हम पढ़ें कि कोई भी फलन कब व्युत्क्रमणीय कहा जाएगा, कब हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए कि एक फलन जो कि x से y पर परिभाषित किया गया है वह एक एक ही भी होना चाहिए और साथ ही आच्छादक भी होना चाहिए। यदि दिया गया फलन एक एक ही और आच्छादक दोनों है तो वह फलन व्युत्क्रमणीय होगा। इसके विपरीत भी सत्य होता है, यदि एक फलन व्युत्क्रमणीय दिया गया है तो वह निश्चित ही एक एक ही और आच्छादक रहा होगा। तो यदि प्रश्न में पूछा गया है क्या दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय है, तो हमें केवल सिद्ध करना होता है कि दिया गया फलन एक एक ही और आच्छादक है, अतः यह व्युत्क्रमणीय होगा। और यदि किसी फलन में दे रखा है कि वह व्युत्क्रमणीय है, उसके आधार पर कुछ और परिभाषित करके बताना है, तो हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय है इसीलिए वह एक एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा। साथ ही एक और प्रोसीजर से हम इसे बता सकते हैं फलन को परिभाषित करने के लिए। मान के चलिए एक फलन x से y पर परिभाषित f है जो कि एक एक ही और आच्छादी दोनों है, वह फलन एक एक ही भी है और आच्छादी भी है। तब एक दूसरा फलन g जो कि y से x पर परिभाषित किया गया है वह f का प्रतिलोम कहलाएगा, g f इनवर्स कहलाएगा। यदि g फलन के लिए उसके प्रत्येक अवयव y के लिए, इफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y जो कि g के प्रांत में उपस्थित है, यदि यह फलन जो g है y के प्रत्येक मान के लिए
एक अद्वितीय अवयव x से इसे संबद्ध कराता है। इसका मतलब है कि यदि f फलन के अंतर्गत x का प्रतिबिंब y आता है तो g के अंतर्गत y का प्रतिबिंब x ही आना चाहिए, या g के अंदर y का प्रतिबिंब x है तो इसका मतलब है f के अंतर्गत x का प्रतिबिंब y रहा था। तो यह दोनों फलन कैसे कहलाएंगे? यह जो फलन है g f का व्युत्क्रम कहलाएगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक फलन यदि हमें दिया गया है, एक एक ही आच्छादी है, तब दूसरा फलन y2x पर f का प्रतिलोम कहलाएगा यदि y के अंतर्गत जितने भी अवयव हैं g फलन उन सभी के लिए एक अद्वितीय अवयव हमें प्रदान करता है। इस तरीके से प्रदान करता है कि f के अंतर्गत x का प्रतिबिंब y के बराबर रहा था। साथ ही पढ़ लेते हैं, यदि कोई भी एक एक ही आच्छादी फलन हमें दिया गया है तो उसका प्रतिलोम हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्या प्रोसीजर उसके लिए होना चाहिए। तो यदि हमें एक एक ही आच्छादी फलन दिया गया है, मान के चलिए f x2y पर परिभाषित एक एक ही और आच्छादी फलन है, तब उसका प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उसमें नंबर 1 पे है, जो भी हमें फलन दिया गया है fx बराबर हमें y रखना है, जहाँ x प्रदर्शित कर रहे होंगे समुच्चय x के अवयव को और y प्रदर्शित कर रहे होंगे समुच्चय y के अवयव को। हम कोई भी अवयव x के लिए fx बराबर y रख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, हम fx बराबर y को हल करके x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे। x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे, एक तरफ x निकाल करके रखेंगे और दूसरी तरफ y के पदों में कोई भी मान रहा होगा। अब यह जो x का मान हमें y के पदों में प्राप्त हुआ है उसे थर्ड स्टेप में हमें क्या कर लेना है, चरण 2 में प्राप्त x को हमें f इनवर्स y से बदल लेना है। जो भी हमें x बराबर y के पदों में ज्ञात हुआ है वहाँ हम x को बदल लेंगे f इनवर्स y से और वही होगा हमारे लिए रिक्वायर्ड इनवर्स। अभिष्ट प्रतिलोम का काम वही करेगा। अब कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपकी NCERT बुक्स टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर समुच्चय है 2 4 6 8, हमें एक फलन a से b पर परिभाषित किया गया fx बराबर 2x से, तब हमें fb ज्ञात करके बताना है और f इनवर्स भी ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले तो f ज्ञात कर लेते हैं, बाद में पता करेंगे f इनवर्स निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। f के मान में सबसे पहले यदि हम x की जगह 1 लगा लेते हैं, क्योंकि a से b पर परिभाषित है तो x की जगह हमें a समुच्चय में जो भी मान दिए गए हैं वह लगा करके बताने हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं f1 का मान। यदि हम x की जगह पर 1 लगाते हैं तो हमें मिलेगा 2 एकम 2। इसी तरीके से f में दूसरा मान लगाएंगे 2 के बराबर, तो यहाँ मिलेगा f2 बराबर 2 गुणा 2 4। f में 3 लगा लेने पर हमें मिलेगा 2 गुणा 3 6 और f4 का मान 8। इस तरीके से हमें फलन प्राप्त हो जाता है जब हमने x का मान 1 रखा था, y का मान 2, 2 के साथ 4, 3 के साथ 6 और 4 के साथ 8। यह हो जाता है f का मान। अब f इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जांच करनी है क्या दिया गया फलन एक एक ही और आच्छादक है या नहीं है। एक एक ही देखने के लिए आप देखेंगे पहला वाला अवयव कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का 4 है, 1 का और कोई अवयव नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है यह फलन एक एक ही है, क्योंकि प्रत्येक अवयव एक अद्वितीय प्रतिबिंब रखने वाला होना चाहिए एक एक ही प्राप्त करने के लिए। आप देख रहे हैं 1 का भी केवल एक ही प्रतिबिंब है, 2 3 4, ये सारे अवयव एक एक बार ही आ रहे हैं। आच्छादक देखने के लिए आप देखें यहाँ b में जो अवयव दिए गए हैं वो 2 4 6 8 हैं। सहप्रांत का मान समुच्चय b का मान 2 4 6 8 है। और यदि हम यहाँ परिसर का मान देखें तो 2 4 6 8, जो कि पूरे के पूरे समुच्चय b के बराबर है। और जब भी हमारे परिसर का मान समुच्चय b के बराबर आएगा तो इसका मतलब है दिया गया फलन आच्छादक भी है। तो इस तरीके से यह जो फलन है वह एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। और जब यह फलन एक एक ही और आच्छादक है तो इसका मतलब है f इनवर्स का अस्तित्व होगा। हम उसके लिए प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए जब भी हमें फलन अवयवों के रूप में दे रखे होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, पहले और दूसरे अवयव की स्थितियों को परिवर्तित कर लेते हैं। जो पहला अवयव है उसे दूसरा अवयव बना देते हैं और दूसरे वाले को पहला। तो इस तरीके से यहाँ यह जो क्रमिक युग्म है वह बदल करके हो जाएगा 2 1 4 2 6 3
और 8 4। यह हो जाता है अभिष्ट प्रतिलोम दिए गए फलन के लिए। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। मान के चलिए हमें s बराबर दे रखा है 1 2 3। तब एक फलन परिभाषित किया गया है s से s पर। उनके प्रतिलोम ज्ञात करने हैं यदि वह अस्तित्व में होंगे तो। हमें पहला पार्ट दिया गया है कि f बराबर है 1,1 के, 2,2 के और 3,3 के। यह फलन s से s पर परिभाषित किया गया है। इनके लिए f इनवर्स निकाल करके बताना है यदि वह अस्तित्व में होगा तो सबसे पहले जांच कर लें कि यह एक एक ही है या नहीं, आच्छादक है या नहीं। फिर से आप देखेंगे 1 2 3 कहीं पर भी अवयव फिर से रिपीट नहीं हुआ है, इसका मतलब है फलन एक एक ही है। आच्छादक के लिए यदि इसका परिसर देखें 1 2 3 जो कि दिए गए समुच्चय के ही बराबर है, इसका मतलब है यह फलन आच्छादक भी है। और चूंकि दिया गया फलन एक एक ही आच्छादक है तो इसका मतलब है f इनवर्स अस्तित्व में है। और जब f इनवर्स अस्तित्व में है तो हमें उसका प्रतिलोम लिख करके बता लेना है। इन सभी के लिए इनका व्युत्क्रम लिख देना है। यदि इसका व्युत्क्रम करेंगे तो यही अवयव हमें मिलेगा 3,3 जो कि पूरे f के ही बराबर आया है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट इसमें दिया गया। मान के चलिए f बराबर 1 2 2 1 और 3 1 यह दे रखा है f का मान। फिर से हमें बताना है कि दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं है, और यदि व्युत्क्रमणीय है तो उसका प्रतिलोम भी लिख करके बताना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं 1 संबंध रखता है 2 से, 2 संबंध रखता है 1 से, 3 भी संबंध रखता है 1 से। क्योंकि यहाँ 2 अवयव जो कि समान नहीं है, एक ही अवयव को अपना प्रतिबिंब बनाए हुए हैं। 2 अलग अलग अवयव एक ही जैसा प्रतिबिंब रख रहे हैं, इसका मतलब है यह फलन एक एक ही नहीं है। और जब यह एक एक ही नहीं है तो यह व्युत्क्रमणीय भी नहीं होगा, इसीलिए इसका f इनवर्स अस्तित्व में नहीं होगा। जब f इनवर्स अस्तित्व में ही नहीं है तो इसे निकाल करके हम नहीं बताएंगे, अस्तित्व में नहीं है। इसी तरीके से एक पार्ट और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान करके चलिए हमें दे रखा है f बराबर 1 3 3 2 और 2 1। फिर से देखें क्या दिए गए फलन एक एक ही और आच्छादक है। 1 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब 2 है और 2 का प्रतिबिंब 1 है। आप देख रहे हैं कोई भी अवयव यहाँ रिपीट नहीं हुआ है या ना ही यहाँ रिपीट हुआ है, इसका मतलब है यह फलन एक एक ही है। अब आच्छादक के लिए देखें तो इसका परिसर आ रहा है 3 2 1 जो कि बराबर है दिए गए समुच्चय के, इसका मतलब है यह आच्छादक भी है। अब चूंकि दिया गया फलन एक एक ही आच्छादक है तो इसका मतलब है f इनवर्स अस्तित्व में है। और जब वह अस्तित्व में है तो हमें इनवर्स लिख करके बताना है। तो फिर से हम दिए गए अवयवों का प्रतिलोम लिख लेंगे 3 1 2 3 और 1 2। इस तरीके से हो जाता है दिए गए फलनों का व्युत्क्रमणीय फलन जबकि वह अस्तित्व में हो। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं जैसा अभी हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरीके का ये क्वेश्चन दे रखा है। कारण सहित बताइए क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं, और यदि इनके प्रतिलोम हैं तो आप प्रतिलोम लिख करके इनके बता सकते हैं। यहाँ में दिया गया है f 1 2 3 4 से 10 पर परिभाषित है, तो बताना है कि इनके प्रतिलोम है या नहीं है। इस तरीके से तीनों क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, साथ ही मैंने इनके यहाँ आंसर भी लिख दिए हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप रिवीजन कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्वेश्चन पढ़ा जिसमें कि फलन क्रमिक युग्मों के पदों में दिए गए थे। अब पढ़ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिनमें फलन x के पदों में दिए गए हैं। मान के चलिए एक फलन f(x) परिभाषित है 2x + 7 के द्वारा परिभाषित किया गया है। f(x) बराबर 2x + 7 जहाँ f r से r पर परिभाषित किया गया है। तब हमें जांच करके बतानी है क्या दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय है, और यदि वह व्युत्क्रमणीय है तो उसका प्रतिलोम भी लिख करके बताना है। तो सबसे पहले तो व्युत्क्रमणीय फलन की जांच के लिए हमें उसे एक एक ही और आच्छादी के लिए परखना होगा। क्या दिया गया फलन एक एक ही है, क्या दिया गया फलन आच्छादी है। यदि यह दोनों स्थितियों को संतुष्ट कर दे तभी यह व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। तो सबसे पहले हम जांच कर लेते हैं एक एक ही के लिए। क्या दिया गया फलन एक एक ही है। एक एक ही के लिए हमें स्थिति चाहिए होती है माना x1 और x2 दो अवयव हैं जो कि प्रांत में से लिए गए हैं, तो x1, x2 बिलोंग्स टू R। साथ ही मान करके चलते हैं इन दोनों बिंदुओं पर
समान प्रतिबिंब रखते हैं, fx1 बराबर है fx2 के। यदि हम fx1 का मान लगा लेते हैं तो हमें मिलेगा 2x1 + 7, और यदि हम fx2 का मान लगा लेते हैं तो हमें मिलेगा 2x2 + 7। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, 2x1 = 2x2। फिर से यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा x1 = x2। और चूंकि हम जानते हैं यदि दो अवयवों के लिए उनके प्रतिबिंब बराबर हैं और यदि हमें साथ में यह भी प्राप्त हो जाता है कि वह अवयव भी बराबर बराबर हैं, तो दिया गया फलन एकेकी फलन कहलाता है। f एकेकी फलन है क्योंकि for x1, x2 belongs to R, if fx1 = fx2, it gives x1 = x2। इसी तरीके से जांच कर लेते हैं आच्छादी के लिए, क्या दिया गया फलन आच्छादी है या नहीं है। मान करके चलते हैं, माना y कोई अवयव है जो कि R समुच्चय में से लिया गया है, तब y बराबर fx रख लेने पर हमें प्राप्त होता है y बराबर fx का मान है 2x + 7। यदि हम यहाँ से x के लिए इसे हल कर लेते हैं तो x बराबर हमें प्राप्त होगा y - 7/2। अब चूंकि प्रत्येक y के लिए हमने एक x का मान y - 7/2 जो कि R में ही उपस्थित होगा सदैव, चाहे आप y का मान कुछ भी लगा लें वास्तविक संख्याओं में से, x का मान भी सदैव आपको वास्तविक ही प्राप्त होगा। अतः क्योंकि प्रत्येक y के लिए एक ऐसा x हमने ढूंढ लिया है वास्तविक संख्याओं में ही, प्रांत में ही, कि यदि हम f के अंतर्गत x का मान लगा लेते हैं, y - 7/2 लगा लेते हैं। अब यदि हम fx का मान निकाल रहे हैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वह बराबर है 2 गुणा x का मान, 2 गुणा x का मान प्लस में 7, यहाँ 2 से 2 कट जाता है, -7 और +7 कैंसिल हो जाते हैं, बाद में हल करके मिलता है y। चूँकि प्रत्येक y के मान के लिए x का मान हमें प्राप्त हो चुका है, जहाँ fx बराबर y ही देता है, इसका मतलब है f आच्छादी भी है। अब चूंकि फलन एकेकी भी है और आच्छादी भी है, और चूंकि फलन एकेकी और आच्छादी होने के कारण व्युत्क्रमणीय भी कहलाएगा। फलन एकेकी भी है, आच्छादी भी है, इसीलिए f व्युत्क्रमणीय भी होगा। अब जब फलन व्युत्क्रमणीय है तो उसका प्रतिलोम भी लिख करके बताना पड़ेगा, f का प्रतिलोम। f का प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाएगा? f का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमने आपको एल्गोरिथम अभी बताया था। एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप था, मान के चलिए x R में और y भी R में उपस्थित है, क्योंकि यहाँ a और b x और y समुच्चयों के मान R से R में दिए गए हैं। साथ ही हम मान करके चलते हैं fx बराबर y है। फिर से fx का मान दे रखा है 2x + 7 बराबर y। यदि हम यहाँ से x का मान हल कर लेते हैं तो हमें मिलेगा y - 7/2। जो भी x का मान हमें प्राप्त होता है उसे f इनवर्स y से बदल लेने पर वही अभिष्ट प्रतिलोम कहलाता है। यह y के पदों में है, यदि हमें x के पदों में ज्ञात करना है तो हम यह कह सकते हैं f इनवर्स सच दैट R2R f इनवर्स x बराबर y को x से बदल दें x - 7/2, जहाँ पर x लिए गए हैं R में से, R प्रांत में से लिए गए हैं। तो इस तरीके से हो जाता है दिए गए फलन का प्रतिलोम ज्ञात करके बताना। कैसे हम दिए गए फलन का प्रतिलोम ज्ञात करके बता सकते हैं। इसी तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं, मैंने भी यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन्हें भी आप देख लें। क्वेश्चन लिखा है fx बराबर 4x + 3 सिद्ध करके बताना है कि f व्युत्क्रमणीय है और साथ ही उसका प्रतिलोम भी याद करके बताना है। इसी तरीके से 2 और क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं जिनका आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको क्वेश्चन समझाया है, बिल्कुल उसी की तरह आपको यह हल करने हैं। एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसे भी समझ लेते हैं। f सच दैट -1 से 1 R तक एक फलन परिभाषित किया गया है, fx बराबर x/x + 2 द्वारा प्रदत्त है। तब हमें यह फलन एकेकी पहले से दिया गया है, साथ ही यह जो फलन है -1 से 1 से लेकर के f के परिसर पर जो भी परिभाषित किया जाएगा उसका प्रतिलोम याद करके बताना है। जब भी यहाँ लिख दिया जाता है f का परिसर तो उसका मतलब है वह फलन हमेशा आच्छादी ही होगा, क्योंकि जब समुच्चय हमें दिया है f का परिसर और हमें आच्छादी के लिए चाहिए होता है f का परिसर बराबर हो समुच्चय b के। अब यहाँ तो f का परिसर ही समुच्चय के रूप में उपस्थित है, तो इसीलिए इस तरीके के फलन सदैव ही आच्छादी ही होते हैं। तो हमें ज्ञात करके बताना है प्रतिलोम फलन।
तो सबसे पहले सिद्ध करके बता लेते हैं हम। मान लीजिए सिद्ध करके बताना है, सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन एक एक ही है। एक एक ही सिद्ध करने के लिए माना x1 और x2 दो अवयव हैं जो कि प्रांत -1 से 1 पर लिए गए हैं। साथ ही fx1 का मान fx2 के बराबर है। यदि हम fx1 का मान लिख लेते हैं तो हमें मिलेगा x1 बटे x1 प्लस 2 बराबर। इसी तरीके से fx2 का मान हम लिख लेते हैं तो हमें मिलेगा x2 बटे x2 प्लस 2। यदि हम इनकी तिरछी गुणा कर लेते हैं तो x1 की गुणा x2 में कर लेने पर x1 x2, x1 की गुणा 2 में कर लेने पर 2x1 इज इक्वल टू में x1 x2 प्लस 2x2। ये हो जाती है इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप देख रहे हैं x1 x2 और x1 x2 दोनों पक्षों में समान मान है, दोनों को कैंसिल कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 2x1 बराबर 2x2। 2 से 2 फिर से कट रहा है, x1 बराबर x2। चूँकि fx1 बराबर fx2 हमें दे रहे हैं x1 बराबर x2, इसीलिए यह जो दिया गया फलन है -1 से 1 r एक एक ही होगा। उसके बाद यह जो दूसरा फलन हमें परिभाषित किया गया था f फलन, यदि हम r को बदल लेते हैं f के परिसर से तो वह सदैव ही आच्छादी होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, आच्छादक होगा ही होगा। अब क्योंकि दिया गया फलन एक एक ही भी है और इस परिसर के लिए वह आच्छादी भी है तो इसका मतलब है यह व्युत्क्रमणीय भी होगा। f व्युत्क्रमणीय है। चूंकि फलन व्युत्क्रमणीय है तो प्रतिलोम भी लिख करके बताना पड़ेगा। जो भी फलन व्युत्क्रमणीय है साथ में क्वेश्चन में प्रतिलोम आपसे जरूर ही पूछा जाएगा। प्रतिलोम याद करने के लिए मान के चलिए x कोई अवयव है जो कि प्रांत से लिया गया है, y कोई अवयव है जो कि परिसर से लिया गया है और परिसर का मान यहाँ दिया है f का परिसर समुच्चय b से इस तरीके से उपस्थित है कि fx का मान y के बराबर है। यदि हम fx की जगह मान लगा लेते हैं x बटे x प्लस 2 जो कि दिया गया मान है बराबर में y। अब हमें यहाँ से x का मान हल करके बताना है। पहले इनकी तिरछी गुणा कर लेते हैं। x बराबर y की गुणा x में करेंगे xy प्लस y की गुणा 2 में करेंगे तो 2y। x वाले मानों को एक तरफ इकट्ठा कर लें तो x माइनस xy बराबर में 2y। x कॉमन ले लेने पर 1 माइनस वाई बराबर 2y। तो यहाँ से x बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 2y बटे 1 माइनस वाई जो कि बराबर होता है f इनवर्स y के। तो f इनवर्स y बराबर 2y बटे 1 माइनस वाई। यदि हमें इस इनवर्स का मान x के पदों में लिख करके बताना है तो f इनवर्स x बराबर होगा 2x बटे 1 माइनस वाई, जहाँ f इनवर्स x परिभाषित किया जाएगा f के परिसर से, क्योंकि अब जहाँ प्रांत का मान था वह परिसर बन जाएगा। -1 से 1 पर परिभाषित किया जाएगा। यहाँ पर जो दिए गए फलन थे वह f -1 से 1 से लेकर के f के परिसर तक थे। जब हम इनका इन्वर्स निकाल करके बताएंगे तो यह मान प्रांत के लिए काम करेंगे और यह मान सह प्रांत के लिए काम करेंगे। इसीलिए f इन्वर्स लिखते समय इनको भी आपस में बदल दिया जाता है। इस तरीके से हम इन्वर्स याद कर सकते हैं। इसी तरीके के आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है बिल्कुल उसी से ही रिलेटेड हैं ये दोनों क्वेश्चन, तो इन्हें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और समझ लेते हैं जहां दिया गया फलन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, द्विघात समीकरण के रूप में दे रखा हो। क्वेश्चन लिखा है f सच दैट n to r प्राकृतिक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर fx बराबर 4x² प्लस 12x प्लस 15। हमें सिद्ध करके बताना है दिया गया फलन n से s पर n से s प्रदर्शित कर रहे हैं रेंज ऑफ f, परिसर ऑफ f को f दिए गए फलन के परिसर को प्रदर्शित कर रहे हैं, वह व्युत्क्रमणीय होगा। और यदि व्युत्क्रमणीय सिद्ध कर लेंगे तो f इनवर्स भी वह हमसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दिए गए फलन को एक एक ही सिद्ध करना होगा, क्योंकि आच्छादक तो वह होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ जो हमें सहप्रांत दिया गया है वह पहले से ही दिए गए फलन का परिसर दे रखा है। और चूंकि सहप्रांत और परिसर आपस में बराबर बराबर हैं तो वह आच्छादक तो होगा ही होगा। तो इसीलिए हमें पहले सिद्ध करके बताना है कि वह एक एक ही होगा। एक एक ही सिद्ध करने के लिए मान के चले x1 और x2 दो अवयव हैं जो कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में से लिए गए हैं और साथ ही fx1 का मान fx2 के बराबर है। यदि हम fx1 का मान लगा लेते हैं तो 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 बराबर में इसी तरीके से fx2 का मान लिख लेने पर हल करने के लिए हम
एक जैसे गुणांकों वाले मान को एक तरफ इकट्ठा कर लें। जैसे कि यहाँ 4 गुणांक वाला मान है, एक ही है, इसका पक्षांतर करके भी इस तरफ ले आएँ तो 4x2 का स्क्वायर। इसी तरीके से 12 गुणांक वाले मानों को एक तरफ इकट्ठा कर लें तो 12x2 को यदि हम इधर लेकर के आएंगे तो 12x2, और 15 से 15 तो कट ही जाएगा क्योंकि दोनों मान बराबर बराबर हैं। यदि हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं 4 तो अंदर मिलेगा x1 का वर्ग माइनस x2 का वर्ग। इसी तरीके से यहाँ 12 कॉमन निकाल लेते हैं तो x1 माइनस x2 बराबर 0। आप जानते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के गुणनफल के। यह मान हम ऐसे का ऐसा ही रख लेते हैं बराबर में 0। यहाँ से हमें मिलेगा, यदि हम कॉमन ले लेते हैं 4 और x1 माइनस x2 तो 4 x1 माइनस x2 कॉमन ले लेने पर हमें प्राप्त होगा, यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया है, x1 माइनस x2 कॉमन लिया है तो यहाँ केवल बचेगा x1 प्लस x2 प्लस, यदि हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच रहा है 3 कॉमन ले लेने के बाद यहाँ लिख लेते हैं 3 को। और जब भी दो गुणनफल 0 दे रहे हो तो गुणनखंडों का गुणनफल, तो इसका मतलब है या तो पहले वाला 0 रहा होगा या फिर दूसरे वाला मान 0 रहा होगा, क्योंकि 4 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। यहाँ से हमें हल करने पर मिलेगा x1 बराबर x2। और यदि हम दूसरे वाले मान को देखें, चूँकि यह जो x लिए गए हैं वह प्राकृतिक संख्याओं में से लिए गए हैं, सारे मान प्लस में दे रखे हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो कभी 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए हमें क्या मिलेगा। और यदि हम इन दोनों मानों को सबसे छोटा भी रख लेते हैं तो भी वह 0 नहीं होंगे, तो इसीलिए यह जो स्थिति है इसे हम कह देते हैं अमान्य, क्योंकि यहाँ x1 और x2 दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्याओं में से ही लिए गए हैं और इस तरीके से इन तीनों संख्याओं का योगफल कभी 0 नहीं हो सकता है। हम लेकर के चले थे fx1 बराबर fx2 और हमें मिल गया है x1 बराबर x2। इसका मतलब है दिया गया जो फलन है वह एक एक ही है, n से r पर भी एक एक ही होगा और n से s पर भी वह एक एक ही होगा। अब क्योंकि हमें व्युत्क्रम निकाल के बताना है n से s पर, इसलिए हम इसे लिख लेते हैं n से s पर एक एक ही है, साथ ही वह आच्छादक भी होगा ही होगा। और जब वह एक एक ही और आच्छादक दोनों है तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है कि वह व्युत्क्रमणीय है, अतः f n×s पर व्युत्क्रमणीय होगा। चूंकि दिया गया फलन अब व्युत्क्रमणीय है तो हमें इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करके बताना है। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए फिर से वही प्रोसीजर है। सबसे पहले मान करके चले x बिलोंग करते हैं प्रांत से और y बिलोंग करते हैं हमारे सह प्रांत से, y बिलोंग्स टू s है, सच दैट fx बराबर है y के। यदि हम fx का मान लगा लेते हैं तो हमें दिया गया है 4x² प्लस 12x प्लस 15 बराबर y। अब हमें यहाँ से x का मान निकाल करके बताना है। x का मान निकालने के लिए कई तरीके हैं यहाँ, चाहे तो आप धराचार्य सूत्र लगा लीजिए या फिर इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल कर लीजिए, आपकी मर्जी है जैसे भी आप इसे हल करना चाहें। यहाँ पर यह जो y का मान है यह इस तरफ ही रहेगा। यदि हम इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल कर लेते हैं तो 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का पूर्ण वर्ग प्लस 12x को ब्रेक करके हम लिख लेते हैं 2 गुणा 2x, 2 गुणा पहले पद का मान 2x दिया गया है। अब हमें यहाँ कितने की और गुणा करनी है कि वह मान हमें 12 मिल जाए। 2 दूनी 4 तो यह है ही है, हम 3 की गुणा और कर लेते हैं। इस तरीके से यह दूसरा पद भी पूरा हो जाता है। पूर्ण वर्ग विधि में जो भी हमें दूसरा पद प्राप्त हुआ है उसी का वर्ग एक बार जोड़ लेने पर और एक बार घटा लेने पर, साथ में जो तीसरा पद लिखा हुआ है उसे ऐसे का ऐसा ही रखने पर। अब आप यहाँ देखेंगे शुरू की 3 टर्म्स से हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इस तरीके से हम इसे चेंज करके लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बाकी जो दोनों मान बचे हैं उन्हें हल कर लें। 3 का वर्ग 9 मिलेगा, 15 से 9 घटाएंगे तो हमें मान मिल जाएगा 6। बराबर में y लिखा हुआ था y ही लिख ले चलेंगे, तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर बराबर y, 6 को उधर लेके जाते हैं पक्षांतर करके तो हमें मिल जाता है y माइनस 6।
से और थोड़ा हल कर लें। हमें यहाँ x का मान निकाल करके बताना है। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेने पर 2x + 3 बराबर में वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस दोनों चिन्ह लिखे जाते हैं, y - 6 और x बराबर हमें मिल जाएगा प्लस माइनस y - 6। यदि हम 3 का पक्षांतर उधर करेंगे तो हमें मिलेगा -3/2। x के गुणांक में जो भी लिखा हुआ था यही हमारा होगा x का मान, और जो भी हमें x का मान मिलता है वही कहलाता है f इनवर्स। f इनवर्स का मान भी यही होगा। और यदि हम इसे x के पदों में लिख करके बताना चाहें तो x के पदों में f इनवर्स x बराबर होगा -3 प्लस माइनस वर्गमूल में x - 6/2, जहाँ पर f इनवर्स परिभाषित किया जाएगा s से n पर। यह हो जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, जहाँ पर हमें दिए गए द्विघात फलन को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना था और उसका प्रतिलोम ज्ञात करके बताना था। इसी तरीके से आप कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यह भी लिखा हुआ है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। f(x) बराबर 9x² + 6x - 5 द्वारा प्रदत्त फलन f आर पॉजिटिव ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं से -5 से अनंत तक के वर्ग अंतराल पर परिभाषित एक फलन को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है और साथ ही उसका प्रतिलोम निकाल करके बताना है, सिद्ध करके बताना है कि यदि हम उसका प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो वह हमें इतना आंसर देगा। साथ ही इसके साथ एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और समझ लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और मैंने लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी हम यहाँ समझ लेते हैं, जो कि इन्वर्स से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं इसे इसी वीडियो में बता रही हूँ। मान लीजिए कि एक फलन x से y पर परिभाषित व्युत्क्रमणीय फलन दे रखा है। हमें सिद्ध करके बताना है कि उस फलन का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है। ऐसा नहीं है, उसके व्युत्क्रम के रूप में 2 फलन वहाँ उपस्थित हो सकते हैं। एक दिए गए फलन का केवल एक ही व्युत्क्रम फलन हो सकता है, ऐसा हमें सिद्ध करके बताना है। और चूंकि हमें जो फलन दे रखा है x से y पर वह व्युत्क्रमणीय फलन है, और जब भी कोई भी दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय फलन होता है तो वह फलन एक-एकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, इसीलिए दिया गया फलन एक-एकी आच्छादी होगा। अब चूंकि हमें फलन को अद्वितीय दिखाना है तो इसका विपरीत हम लेकर के चलते हैं। मान लीजिए एक फलन g1 है जो कि y से x पर परिभाषित है, और साथ ही एक और दूसरा फलन g2 जो कि y से x पर ही परिभाषित है। f के 2 प्रतिलोम हैं, f के 2 प्रतिलोम हैं। हम इसका उल्टा लेकर के चल रहे हैं क्योंकि हमें सिद्ध करना है अद्वितीय होगा। हम लेकर के चल रहे हैं माना 2 अवयव दिए गए फलन के प्रतिलोम हैं। तब हम y कोई भी अवयव ले लेते हैं, y के अंतर्गत कोई भी अवयव ले लेते हैं। तब यदि हम FOG1 निकाल करके उन्हें बताते हैं तब भी वह तत्समक अवयव ही देंगे, और यदि हम G2 के साथ उनका FOG निकाल करके बताते हैं तब भी वह तत्समक अवयव ही हमें देंगे, क्योंकि परिभाषा के अनुसार एक फलन का इन्वर्स G होगा यदि FOG का मान IY के बराबर है। चूंकि G1 भी प्रतिलोम है तो FOG1 भी तत्समक ही होगा। G2 भी प्रतिलोम फलन का काम कर रहे हैं, इसीलिए FOG2 का मान भी तत्समक ही होगा। अब यदि आप इन दोनों फलनों की तुलना करें, यदि इन दोनों पक्षों को देखा जाए तो यह दोनों पक्ष बराबर बराबर हैं। तो इस तरीके से तुलना करने पर हमें FOG1 y का मान और FOG2 y का मान दोनों बराबर बराबर प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम इनके संयोजन को हल कर लेते हैं, o को हटा करके यहाँ लिख लिया जाता है f ऑफ g1y बराबर में f ऑफ g2y। यह फलनों के संयोजन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो रूप बन रहा है वह बन रहा है fx बराबर fx, fx1 बराबर fx2 के रूप का है। और चूंकि फलन पहले से ही हम बता चुके हैं कि जो f वाला फलन है वह एक-एकी आच्छादी है, मतलब एक-एकी तो है ही है और साथ में आच्छादी भी है, क्योंकि f एक-एकी है। और कोई भी फलन एक-एकी होता है यदि fx1 बराबर fx2 हमें दे रहे हों x1 बराबर x2 के, तो यहाँ से हमें मिल जाता है g1y बराबर g2। डेफिनेशन ऑफ 1-1 फंक्शन एक-एकी फलन की परिभाषा के अनुसार, जहाँ पर y कोई भी अवयव रहे होंगे y के। तो इस तरीके से हमने उन्हें सिद्ध करके बता दिया है कि g1 और g2 बराबर बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी व्युत्क्रमणीय फलन का प्रतिलोम सदैव ही अद्वितीय होता है, उसके लिए केवल एक ही इन्वर्स वहाँ एग्जिस्ट करता है। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके भी बताएं वीडियो कैसी आपको लगी है। थैंक यू।